नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। सबसे पहले देखते हैं इस समय की हेडलाइंस। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। पीएम मोदी की आज साइप्रस राष्ट्रपति से होगी व्यापार, सुरक्षा और राजनीतिक साझेदारी पर उच्च स्तरीय वार्ता। आज जारी होगी देश में जनगणना कराने की अधिसूचना। इस बार की जनगणना में जाति गणना भी होगी शामिल। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना। लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब प्रदेश में जाति नहीं, काबिलियत देखकर नौकरियों में चयन होता है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे प्रदेश के हित में काम किया है। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस में हैं। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ पीएम की उच्च स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे। दोनों नेता व्यापक वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज के साथ उनकी साइप्रस यात्रा का समापन होगा। उम्मीद है कि यूरोप में भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जाने वाली इस यात्रा से 2 पुराने साझेदारों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध और बढ़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस के साथ मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा भारत और साइप्रस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इस दौरे में भारत यूरोपीय संघ आपसी साझेदारी को और भी सशक्त बनाएगा। देश में जनगणना कराने से संबंधित अधिसूचना आज आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही देश में जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इस जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी। जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। जनगणना की प्रक्रिया पहाड़ी और बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। जनगणना के दौरान लोगों की जाति भी पूछी जाएगी। लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,224 नव चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि पहले जाति के नाम पर भर्तियां होती थी, अब यूपी में योग्यता के आधार पर भर्ती हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है। गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान लखनऊ में नवचयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर का है, जहां गृह मंत्री ने रविवार को डिफेंस एक्सपो मैदान में नवचयनित 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी पुलिस फिर से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने लगी है। मेरा आप सबसे अनुरोध कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न हिस्सा बनिए
उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब आपका डर गुंडागर्दी करने वालों पर, माफियाओं पर सख्त से सख्त होना चाहिए। हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले जाति के आधार पर भर्तियां होती थीं। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली, ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि आज किसी युवा को एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, न खर्ची, न पर्ची, न सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर आप सबको चयनित किया गया। इसमें 12,000 से अधिक लड़कियां शामिल हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मसंतोष देखकर काफी सुकून मिला। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएम योगी ने भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने पिछले 8 सालों की उपलब्धियां गिनाई। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को राजधानी लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 60,244 नवचयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपने के समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। सीएम योगी ने इस अवसर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले भर्तियों में भाई भतीजावाद का चलन था। अब बिना भेदभाव और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी में भर्ती करवाई जा रही है। हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। सीएम योगी ने देश की सबसे बड़ी और सफल पुलिस भर्ती को लेकर गर्व जताया। पुलिस भर्ती और शासन व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना होने वाले पहले जत्थे के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन में संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि सरकार के प्रयासों से 5 वर्षों बाद इस भवन से यात्रा दोबारा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने इसे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की राह पर है। देखिए, सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का और खास रूप से गाजियाबाद का कि जिसकी पुनीत पावन धरती पर नया मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में बनने के बाद इस भवन से पहला जत्था 5 साल पहले तो पहली शुरुआत है। 5 साल पहले जो यात्रा स्थगित हुई थी 5 साल बाद शुरू हो रही है, लेकिन इतिहास में पहली बार गाजियाबाद की धरती से यह पहला जत्था रवाना होगा। लगातार यहाँ से जत्थे रवाना होंगे और परंपरागत रूप से हमेशा
मानसरोवर की यात्रा गाजियाबाद की इसी पावन भूमि से प्रतिवर्ष भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में जो सहमति बनी है यही से रवाना हुआ करेगी और इसके लिए सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं इन जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। हम लोगों ने किट का उनके लिए व्यवस्थित किया है, सारी सुविधाओं का ख्याल रखा है और विशेष रूप से ये और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं ही संत हैं, स्वयं तपस्वी हैं, तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सर्वाधिक अनुदान प्रति यात्री 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देने का काम करेगी। जैसे यात्री लौटेंगे, आवेदन करेंगे, विद इन 90 डेज उनके अकाउंट में 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बतौर सहायता, बतौर अनुदान सभी श्रद्धालुओं खाते में पहुंचने का काम होगा। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पहले लेते हैं विराम। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर अयोध्या जैसे भव्य राम मंदिर की 91 फीट ऊंची प्रतिकृति बनाई गई है, जो इन दिनों भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। गरुड़ ग्रुप द्वारा निर्मित इस मंदिर को तैयार करने में 2 महीने तक 5 इंजीनियर, 15 आर्किटेक्ट और 325 कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की। आयोजक दुर्गा प्रसाद के मुताबिक यह केवल सजावट नहीं बल्कि राम की भावना और सनातन संस्कृति के प्रचार का माध्यम है। रात में रोशनी से जगमगाता यह मंदिर स्वर्ण का आभास कराता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक पुजारी ने बताया कि जो भक्त अयोध्या नहीं जा सकते वे यहां रामलला के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की भव्यता और नक्काशी देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि यह मंदिर जैसा अयोध्या में मंदिर बनाया गया है वैसा ही यह मंदिर बनाया गया है। जो लोग वहां जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं वो लोग आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जैसे रामलला की बालक रूप मूर्ति वहां विराजमान है वैसे ही रामलला की बालक रूप मूर्ति यहाँ विराजमान है। अभी यहाँ इसको 20-22 दिन हो गया है, अभी 1 महीना और रहेगा। जैसे UIDAI ने आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। डॉक्यूमेंट अपडेट की आखिरी तारीख 1 साल बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाए हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। UIDAI ने एक बार फिर देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड की आखिरी तारीख को अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करके दी है। किन लोगों को आधार कार्ड अपडेट कराना है और इसके लिए सरकार ने क्या डेडलाइन रखी है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आखिरी तारीख को अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फ्री आधार अपडेट की आखिरी तारीख 14 जून 2025 थी, लेकिन अब इसे 14 जून 2026 कर दिया गया है। जिनके पास भी 10 साल या इससे पुराना आधार कार्ड है और एक बार भी आधार अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें पहचान और एड्रेस प्रूफ के साथ अपने आधार को अपडेट करना होगा। पहचान पत्र के तौर पर आप अपना पैन कार्ड और एड्रेस के लिए वोटर कार्ड दे सकते हैं। आधार अपडेट का 50 रुपए का शुल्क लगता है, लेकिन 14 जून 2026 तक ये सेवा फ्री है। हालांकि आधार सेवा केंद्र में जाकर आधार अपडेट कराने का 14 जून 2025 आखिरी दिन था। फ्री में आधार अपडेट कराने के लिए अब सिर्फ एक तरीका ही बचा है। ये सुविधा सिर्फ माय आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। खुद आधार कैसे अपडेट कर सकते हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। मोबाइल या लैपटॉप से UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अपडेट आधार के विकल्प पर क्लिक करें। अब आधार नंबर डालकर OTP के जरिए लॉगिन करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करें और वेरीफाई करें। अब नीचे ड्रॉप लिस्ट से पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड करें। अब सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रिक्वेस्ट नंबर से आप अपडेट का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। इसके कुछ दिनों बाद आपका आधार अपडेट हो जाएगा। अगर किसी आधार धारक को अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो उसे नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाना होगा और शुल्क चुकाने के बाद ये काम कराया जा सकेगा। बायोमेट्रिक अपडेट को ऑनलाइन नहीं कराया जा सकता है और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1947 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
वाराणसी के सिगरा में जीआई सर्टिफिकेट प्राप्त कारीगरों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री सम्मान से सम्मानित रजनीकांत ने बताया कि जीआई उत्पादों के उपयोग के लिए मात्र 10 रुपए में 10 वर्षों का लाइसेंस मिलेगा। सरकार ने प्रक्रिया सरल कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन उपयोग करने पर जुर्माना व 3 माह की सजा हो सकती है। इस अवसर पर उत्पादों की वैश्विक बिक्री बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। देखिए, ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये पूरा प्रयास है, जिन्होंने बनारस और आसपास के क्षेत्रों के जो 32 जीआई हो चुके हैं उसमें से 16 उत्पादों को यहाँ पे उन लोगों ने स्टॉल प्रोवाइड किया। और उसके पीछे इनकी मंशा ये है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, काशी के जीआई उत्पादों को अमेरिकन बाजार तक पहुंचाने का एक छोटा सा ये प्रयास है, लेकिन सार्थक और महत्वपूर्ण प्रयास है, ताकि आने वाले समय में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में ढेर सारे एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं, निर्यातक जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे सीधे शिल्पी है, मास्टर आर्टिजन है, बुनकर हैं, जो यहाँ के उत्पादों को बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, तो जीआई कानूनी लोकल है, वह पूरी दुनिया में लोकल होने की गारंटी देता है। चित्रकूट स्थित दीनदयाल शोध संस्थान परिसर में रविवार को टिकाऊ कृषि विकास हेतु समेकित तकनीकी एवं ग्रामीण कृषक क्रेता विक्रेता सम्मेलन में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य किसानों, संस्थाओं, तकनीकी विशेषज्ञों के बीच संवाद को बढ़ावा देना, ताकि टिकाऊ और लाभकारी कृषि को प्रोत्साहन मिले। कार्यक्रम में आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वैज्ञानिक, एफपीओ प्रतिनिधि और देश भर से आए क्रेता विक्रेता उपस्थित रहे। साथ ही कृषक संगठनों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर 6 पद्मश्री सम्मानित कृषकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज यहाँ पे दीनदयाल शोध संस्थान में ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन की जा रही है, इसका जो विषय है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और उसको टिकाऊपन की तरफ हम कैसे लेके जाएं। दूसरा, इसका जो सबसे अहम पहलू है वो है कि किसान को बाजार से कैसे जोड़ा जाए। तो बायर सेलर मीट जो है वो इंटरेक्शन है। आज हम जो खेती में जितनी भी समस्याएं देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक समस्या मार्केट से रिलेटेड है कि किसान को मार्केट से कैसे लिंक करें। तो उस दिशा में ये बायर सेलर मीट जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। गहराई ये विषय बहुत गहरा है देश के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को बनाकर देश की तस्वीर बदलने का जो इरादा बनाया था, उसमें एक बड़ी भूमिका यही थी कि एक किसान उत्पादक भी हो, उसको वो क्वालिटी के प्रति जिम्मेदार भी हो, वो प्रोसेसिंग भी जानता हो, वो बाजार व्यवस्था को भी पहचानता हो, और मिलकर वो सहकारिता के साथ कैसे आगे बढ़ सके। ये गहरे विषय हैं जिनको कहीं ना कहीं समेकित करना बहुत जरूरी है। हम सब लोगों का ये जो मानना है कि जब तक किसान मजबूत नहीं होता है तब तक देश मजबूत नहीं होगा। और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक अपने दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन महामंत्री माननीय अभय भैया के नेतृत्व में हम सब 2 दिनों तक किसानों के सशक्तिकरण के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, जल रोकने के लिए, शुद्ध भोजन के लिए, शुद्ध आहार के लिए हम एक चर्चा करेंगे। हमारा एफपीओ जो वीर शिरोमणि दुर्गावती फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मझगवा सतना मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, उसमें हमारे पास में 587 अभी प्रेजेंट में मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको हम ये स्किल सिखाते हैं। इन्हीं को देखते हुए और भी किसान जागरूक होते हैं, तो वो जुड़ते हैं फिर धीरे धीरे एफपीओज में, और साथ में फिर हम लोग सब मिलके पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, स्टिकर्स वगैरह करवाते हैं सर। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
मेरठ के किसानों के लिए केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म लोन मिल रहा है। अब किसानों को साहूकारों से मोटे ब्याज पर उधार नहीं लेना पड़ रहा है और न ही किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। बीज, खाद या खेती से जुड़ी किसी भी जरूरत पर किसान KCC से सीधे बैंक से पैसा निकालकर काम चला रहे हैं। इससे खेती आसान हुई है और किसानों का जीवन भी पहले से अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से मैम हमें ये फ़ायदा है, एक तो कम ब्याज पर हमें पैसा अवेलेबल हो जाता है और 1 साल में उसे आज जमा करो, अपना उसका जो ब्याज है 4% छूट के साथ में 7% है, 3% की छूट मिलती है 4% के उससे, और फिर आज जमा करो, अगले 2 दिन बाद उसे फिर निकाल लो, उससे अपना खाद पानी जिस उसमें इस्तेमाल करना है कम ब्याज पर पैसा अवेलेबल हो जाता है। बहुत अच्छा फ़ायदा है उससे। क्रेडिट कार्ड का काफ़ी लाभ मिला है किसान को। रोजमर्रा की जरूरतों में भी जो है किसान क्रेडिट कार्ड का लोगों ने प्रयोग किया है और हमने भी किया है। इसमें शोषण भी बाजार में जो पैसा मिलता था वो अधिक ब्याज ऋण पे मिलता था और इसमें न्यूनतम ऋण पे है। सब्सिडी होने के ऋण में जो सब्सिडी मिलती है हमें, उसमें भी काफ़ी लाभदायक है और किसान के हित में रहा है ये किसान क्रेडिट कार्ड, तो हित में रहा है ये। किसान क्रेडिट कार्ड तो अच्छा ऑप्शन है जी गवर्नमेंट का। किसान को मान लिया जब भी जरूरत पड़ती है कम ऋण पे और अपने पैसे क्रेडिट कार्ड से निकाल लो और जब हमारे पास हो जब जमा कर दो। ऐसा भी नहीं है कि जब है जब जमा कर दो और जब जरूरत है जब निकाल लो, फसल वाइज। ऐसा भी नहीं कि एकदम निकालना है सारा। तो अच्छी योजना है तो बहुत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इनस्पेस और NSIL के सहयोग से इनस्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता 2024-25 का 2 दिवसीय आयोजन कुशीनगर में किया। प्रतियोगिता में देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने स्वयं रॉकेट और कैनसेट का डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण किया। 15 किलोग्राम वजन वाले रॉकेट में 2.26 किलोग्राम ईंधन से 1.12 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा और पैराशूट की सहायता से सुरक्षित लौट आया। यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता और छात्र प्रेरणा के लिए किया गया, जिससे देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा पहुंचे थे। सबसे पहले तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जनपद कुशीनगर और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसरो की टीम के द्वारा और जो इन स्पेस के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद हैं वो यहाँ पे आके हम लोगों ने मॉडल रॉकेटरी का जो टेस्ट है वो हमारे जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुही राज में जो जंगल पट्टी गांव पड़ता है वहाँ पे 0 बंदा है, वहाँ पे हम लोगों ने ये टेस्ट कल और आज सुबह किए हैं। ये 1 किलोमीटर की रेंज तक का टेस्ट था और सक्सेसफुली हम लोगों ने इसको अचीव किया। 1.1 किलोमीटर की रेंज में हमारा जो रॉकेट है, मॉडल रॉकेट है, वो गया, फिर पैराशूट के माध्यम से लैंड किया और जो अंदर कैनसेट था वो भी हम लोगों ने रिकवर किया। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में 1 जून से 21 जून तक योग के विभिन्न सोपानों को योग क्रिया विधि के माध्यम से मनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में चंदन वाटिका में अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। रविवार को योग के नियमानुसार मोटे अनाज द्वारा निर्मित बिना नमक के बने सात्विक भोजन को अपनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि इस भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों को योग क्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। योग दिवस पर विश्वविद्यालय में आने वाले 51,000 छात्र अभिभावकों के साथ योग क्रियाओं के विभिन्न आसनों को करेंगे। यह विश्वविद्यालय भी अन्य विश्वविद्यालयों के भांति उन 10 बिंदुओं पर तो अब कार्यक्रम करा ही रहा है, उसके अलावा कुछ कार्यक्रम अतिरिक्त भी करा रहा है। उस श्रृंखला में हमने अभी प्रकृति के साथ योग का एक कार्यक्रम किया, जिसमें कि हमने एक नर्सरी में जाकर के योग कराया, बिना कोई प्राकृतिक के अलावा बिना कोई जो अप्राकृतिक चीज़ों को लेते हुए। ना कोई टेंट था ना कुछ था, एक योग वहाँ पर कराया। इसके अलावा राजभवन के निर्देश पर एक अमृत सरोवर की स्थापना इस विश्वविद्यालय में की जा रही है। चंदन वाटिका की स्थापना की जा रही है। नवग्रह वाटिका की स्थापना इस विश्वविद्यालय में की जा रही है। इन सब के अतिरिक्त कई सारे और कार्यक्रम लगे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा कार्यक्रम सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाना है और विश्वविद्यालय को ये टारगेट दिया गया। विश्वविद्यालय इस टारगेट को अचीव ही नहीं करेगा और इससे ज़्यादा करेगा। 51,000 छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं मिलकर के एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगी। सभी जानते हैं कि योग अपने आप में एक समग्र शब्द है, एक दर्शन है, जिसके अंतर्गत आहार और विहार भी शामिल होते हैं। आज उसी पक्ष को, योग के उसी पक्ष को उजागर करने के लिए सात्विक आहार रखा गया, जिसमें
शुद्ध सात्विक आहारों के माध्यम से जो हमारे अतिथिगण थे, जो हमारे छात्रगण थे, कर्मचारीगण थे, उनको हमने ये आहार उपलब्ध कराया ताकि वो जाने कि अगर हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और उसी के आधार पर हम योग की जो प्रक्रिया है उसकी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आगामी 21 जून तक ऐसे ही संचालित होता रहेगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक वे पेट से जुड़ी समस्या के चलते गैस्ट्रो विभाग में भर्ती हुई हैं। सरगंगा राम अस्पताल का कहना है कि अभी वे निगरानी में हैं। करीब एक सप्ताह पहले शिमला प्रवास पर गई सोनिया गांधी को वहां भी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। डॉक्टर ने उनका रूटीन चेकअप किया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज राजकोट में किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए 241 लोगों की सूची में विजय रूपाणी का भी नाम था। डीएनए सैंपल के जरिए उनके शव की पहचान रविवार को हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गुजरात में आज एक दिन का राजकीय शोक है। मथुरा के थाना फरक क्षेत्र में एसओजी टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 अंतरजनपदी शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गोपाल, भारत और गुड्डू के पैर में गोली लगी है। बदमाशों ने फरा और शमशाबाद क्षेत्र में झुमकी, मोबाइल व चैन स्नैचिंग की घटनाएं कबूल की हैं। इनके पास से लूटी गई नकदी, 30,000 रुपए, झुमकी, मोबाइल, भारी मात्रा में असलहा, कारतूस और चोरी की 2 बाइक भी बरामद की गई है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। 15 जून 2025 को थाना फारा एवं एसओजी की संयुक्त टीम को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पहले मई में एक महिला के कान से कुंडल छीनने एवं एक अन्य व्यक्ति से मोबाइल छीनने की घटना कारित करने वाले अभियुक्त आज फिर से रायपुरा जाट के चुरमुरा गांव के एक पुरानी बिल्डिंग के पास किसी अन्य घटना को अंजाम देने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर थाना फारा एवं एसओजी टीम संयुक्त रूप से वहां पर पहुंचकर उस जगह की घेराबंदी करते हैं। अपने आप को घिरता हुआ देखकर बदमाश पुलिस टीम पर फायर करती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायर किया जाता है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को गोली लगती है। गोली लगे हुए व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल मथुरा भिजवाया गया एवं एक अन्य व्यक्ति सुमित को मौके से गिरफ्तार किया गया। मौके से इन लोगों के पास से महिला के छीने हुए कुंडल और मोबाइल, 30,000 रुपए एवं 4 तमंचे, कुछ खोखा कारतूस एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 30,000 रुपए उन्होंने आगरा में एक व्यक्ति से लूट की थी। जब इनके बारे में और जानकारी की गई तो गुड्डू के विरुद्ध करीब 15 मुकदमे पंजीकृत हैं, सुमित के विरुद्ध 2 एवं भरत के विरुद्ध भी 2 मुकदमे पंजीकृत होना पाया गया है। इन सभी से और गहनता से पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ईरान में इजरायली हमलों में कम से कम 406 लोग मारे गए और जबकि 650 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने विरोधी पक्ष के नागरिकों से आगे के हमलों के प्रति सावधानी बरतने का आग्रह किया है। इस बीच ईरान ने मध्यस्थ कतर और ओमान से कह दिया है कि वे अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और ताजा माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की उस सूचना पर भी वीटो लगा दिया है जिसमें ईंधन के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या की साजिश रची गई थी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरानियों ने अभी तक किसी भी अमेरिकी को नहीं मारा है। जब तक ऐसा नहीं होता है, हम ईरान के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने की बात भी नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो सकता है। कनाडा में G7 समिट के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि अमेरिका इजरायल का समर्थन करता है। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कनाडा में G7 के नेताओं की बैठक के बाद संघर्ष को सुलझाने और इसे बढ़ने से रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचने में मदद मिलेगी।
इसी के साथ समाचार का बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।